तो वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने क्लास 12th के इस हिस्ट्री वाले सेशन के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है आपके बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 को। बुक नंबर 3 को भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे आई थिंक सेकेंड या थर्ड चैप्टर हम ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर रखे हैं। चलिए फटाफट बिना किसी डिले के आपको लेके चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, देखते हैं कि अब तक हमने पिछले सेशन के दौरान क्या पढ़ा है और आज हम कैसे इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट आपको पता है कि हमने इस चैप्टर के इस स्लाइड के जरिए पूरे चैप्टर को कवर किया था आपके सामने। द अपराइजिंग ऑफ 1857 व्हेन इंडिया रिबेल्ड अगेंस्ट द राज। कौन सा राज की हम बात करें? ब्रिटिश राज की बात करें, ब्रिटिश अंपायर की बात। हमने देखा था कि बहुत सारे प्रोलॉन्ग्ड लाइक आप देखेंगे टेंशन क्रिएट किया जा रहा है दिमाग में यहाँ पे इंडियन लोगों के, चाहे वो इंडिया के रूरल एरिया से आ रहे हो, ट्राइबल पीपल हों, पीजेंट्स हों, जमींदार्स हों, लैंडलॉर्ड्स हों, आर्मी में जो लोग भर्ती हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस के, उनकी बात कर लो, बंगाल से जो लोग आ रहे हैं। हर हालत में देखेंगे सभी लोग, चाहे मर्चेंट साहूकार की बात कर लो, सभी लोगों का देखेंगे आप कि कंडीशंस खराब हो रहा है, डिट्योरेट हो रहा है उनका कंडीशन। और ये सबको पता चल गया कि ये तब हुआ जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के चक्कर में उन्होंने इनका एक्सप्लॉयटेशन किया। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट के दौरान उन्हें मौका मिला है। इमीडिएट काउज था वो कार्टरेज, जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि उनकी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। जहाँ पे जो कार्टरेज थे, जो वहाँ पे ग्रीस किया जा रहा था, माना जा रहा था कि हिंदू लोगों के लिए जो पवित्र गाय होती है उनकी अ, चर्बी वहाँ पे यूज़ की जा रही है और पिग की चर्बी यूज़ कर की जा रही है, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो बिलीफ्स हैं, आस्था हैं, दोनों वहाँ पे आहत हो रहे हैं। तो इसी को लेके देखेंगे 1857 में इमीडिएट कॉज ये रहता है। बैरकपुर की हम बात करते हैं, फिर बैरकपुर से हम चले जाते हैं मेरठ, मेरठ से कैसे ये आग की तरफ फैलता है पूरे इंडिया के अंदर, उसको आपने देखा। और इन सभी लाइक रिवोल्यूशनरीज़ की बात करते हैं, सिपाहियों की बात करते हैं, सिपाहीज़ की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली उनको सपोर्ट मिलता है। उनके लाइक गाँव में रहने वाले बंधुओं का भी। अब चूँकि ये स्टार्ट होता है तो वो खुद प्रोफ़ेशनल्स थे, सिपाही थे, बट फिर भी देखेंगे उनको हर हालत में यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है उनके परिवार के लोगों का, स्पेशली जो कि यंग ब्लड है। तो फटाफट चलिए चलते हैं, देखते हैं अब तक कि हमने यहाँ पे क्या-क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले इस स्लाइड के ज़रिए आप देख रहे हो पूरे चैप्टर को कवर किए जाते हुए। फिर यहाँ पे हमने बात की थी कि द स्पार्क, द फायर, द इको, द 1857 रिवॉल्ट एंड इट्स कंटेस्टेड हिस्ट्रीज़। यहाँ पे हमने बात की थी कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स की बात करें, ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से इसे म्यूटनी बोला जा रहा, विद्रोह बोला जा रहा। हमारे साइड से इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो इसे पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक तरीके से हम आवाज उठा रहे हैं। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी बोला जा रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे लड़ाइयाँ होगी, स्पेशली विद द फाइट फॉर पर्सपेक्टिव्स। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे इन सभी चीजों को डिस्कस होते हुए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो rebels and the Raj, the collision of two worlds in 1857, an examination of the 1857 uprising, its causes and its contested legacy। तो फिर आगे बढ़ते तो आपने देखा था कि मैटर्स ऑफ पर्सपेक्टिव की बात करें यहाँ पे इंडियन और ब्रिटिशर्स के जो लोगों के जो पर्सपेक्टिव होंगे उसी को आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे बेसिकली रखे जाते हुए। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हो तो बात करते हैं लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10th ऑफ मई 1857। क्या हुआ मेरठ में? वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया है, अ, विद्रोह किया है। जो बंगलाज थे, कोर्ट्स थे, ट्रेजरी थी, सभी को रैंसैक करके उसको बर्न कर दिया है। टेलीग्राफ लाइन जो दिल्ली से कनेक्ट करते थे मेरठ को, उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। तो जैसे ही अंधेरा छाता है, वहाँ से सारे लोग मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ। क्यों करते हैं मार्च दिल्ली की तरफ? तो वहाँ पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ के उस वक़्त के, हाँ, नाम मात्र के बट राजा बैठे हुए हैं, मुगल एम्परर बैठे हुए हैं और उनसे मिलने के लिए वो रात में ही जर्नी स्टार्ट करते हैं और फाइनली मई 11th को वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरठ के जो सिपाही हैं वो पहुँचते हैं रेड फोर्ट में, लाल किला में, और अपील करते हैं राजा से कि आप उनको उनका आशीर्वाद दीजिए। उनके नाम से वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और अपनी जान न्यौछावर तक करने की कोशिश करेंगे। दे स्पीक ऑफ ग्रीज्ड कार्टेज, उन्हें परिस्थितियों से अवगत कराते हैं कि कैसे ग्रीज्ड कार्टेज को यूज करके उनके फेथ को करप्ट किया जा रहा है। इनिशियली हॉरिफाइड बट विथ नो अदर ऑप्शन ही गिव्स हिज ब्लेसिंग। शुरू में तो वो झिझकते हैं, बट जब उनके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं रहता तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, इन सभी बंधुओं को, इन सभी सिपाहियों को अपना आशीर्वाद देते हैं। द एक्ट लेजिटिमाइजेज द रिवोल्ट, और यहाँ से जो रिवॉल्ट है वो लेजिटिमाइज हो गया कि हम राजा अपने मुगल एम्परर के वर्चस्व की बात करते हुए उनके फेवर में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किसके अगेंस्ट? इस ब्रूटल रिजाइम के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट।
तो नाउ दे कैरिड ऑन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर। ये सारे पॉइंट्स आपने देखा। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ते हो तो आपने देखा कैसे मेरठ से दिल्ली बात पहुंचती है। उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे एक बार फिर से आप देख रहे हो रखे जाते हुए। May 11th 1857 को क्या हुआ, ये सभी चीजें आपने देख रखी है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस इन इज इन एबल हैंड्स, दिल्ली, मेरठ, और फिर वहां पे देखिएगा अलग अलग डायरेक्शंस में ये फैल जाएगा। तो अ क्लियर पैटर्न इमर्जेज, अ सिग्नल सीजर ऑफ द आर्मरी, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सारे यहाँ पे इसके प्रोसीजर्स थे। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन, कॉल फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑफ एक्सटर्मिनेट फिरंगीज, फिरंगियों को मारने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी की ये बात कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन बिटवीन सिपाही लाइंस, बहुत अच्छे तरीके से ये सिपाही के अलग जो कंटेनमेंट थे अलग अलग एरियाज में उनके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा था। द सेवंथ अवध कैवलरी रोड टू द 14th, स्टार्टिंग दे हैड एक्टेड फॉर द फेथ, अवेटेड द 48th ऑर्डर्स। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर रिलाय करते हुए वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि संबंध स्थापित हो और सब मिलजुल के क्या करेंगे, ब्रिटिश के अगेंस्ट एक साथ खड़े होंगे। डिसीजंस वेयर मेड कलेक्टिवली इन नाइटली पंचायत इन द सिपाही लाइन, सिपाही लाइन में जो भी कैंट जिसे बोलते हैं वहां पे जो भी रात्रि में मीटिंग होती थी, पंचायत होती थी, वहां पे सभी लोग मिलकर क्या करते थे, प्लान बनाते थे और ये था यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें आपने बड़ी देखी है। बात स्टार्ट होती है मंगल पांडे बैरकपुर से, वेस्ट बंगाल से वहां से मेरठ पहुंचते हैं, मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, आरा, ये सभी जगह देखेंगे, बातें बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ये आपने देखा सिपाहियों का जिक्र। फिर यहाँ पे बात करो दीकू लोगों का, भी आपने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि कैसे कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो हमारे कंट्री साइड थे जहाँ पे किसान रह रहे थे और वहाँ पे साथ साथ रूरल एरियाज में हमारे ट्राइबल पीपल रह रहे थे, उनके उनको रेगुलेट करके कैसे वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में उनके लाइफ को अनसेटल्ड किया जा रहा विद द हेल्प ऑफ थ्री लाइक सेटलमेंट्स, लैंड सेटलमेंट्स यू हैव सीन। और वो कौन कौन से थे, लाइक परमानेंट, महलवारी और रैयतवाड़ी। सभी को आप बोल रहे हो कि लैंड सेटलमेंट है, बट उनके जरिए अल्टीमेटली उनको अनसेटल्ड कर दिया जाएगा। उसका आपने डिटेल में डिस्कशन देखा। फिरंगी कौन है भाई, वो हमारे लाइक ब्रिटिशर्स हैं, दीकुज, जैसे यहाँ पे आउटसाइडर्स दीकुज थे, वहां पे इसी तरीके से इन्हें फिरंगी बोला जा रहा है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे कहते हैं, राइट, ये स्लोगन उन्होंने दिया था। फिर यहां से आगे बढ़ते हो, अ वर्ल्ड अनरावलिंग द ब्रिटिशर्स रिफॉर्म्स, ब्रिटिश। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपने देखा कि ये सारे 10-11 मई की बात कर रहे हो 1857 की, हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जिसके चलते सारे लोग अब उनके अगेंस्ट यूनाइटेड होके आ रहे हैं। रीजन आप बात करोगे तो ब्रिटिशर्स के द्वारा अलग अलग लाइक स्ट्रक्चर पे रिफॉर्म्स जो लेके लाए जा रहे थे, वो लोगों को अचानक चेंजेस बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, लाइक एबोलिशन ऑफ सती, परमिटिंग विडो मैरिज, वेस्टर्नाइजेशन, उनका एजुकेशन को जो वेस्टर्नाइज किया जा रहा था, पॉलिटिकल एनेक्सेशन। आपने देखा कैसे झांसी, कानपुर, अवध, लखनऊ, मेरठ, इन सभी चीजों को इन सभी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स के द्वारा अनेक्स किया जा रहा है, ये भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इकोनॉमिक डिसरप्शन, और कैसे नए सेटलमेंट्स के थ्रू, नए रिफॉर्म्स के जरिए आपने क्या किया है, लोगों के इकोनॉमिक कंडीशंस को और भी बद से बदतर बना दिया है। इसलिए लोग क्या है, आपसे खुन्नस खाए हुए हैं और एक दिन उनको जब मौका मिलेगा तो रिवॉल्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे आपने देखा। फिर इंडियन परसेप्शन की बात करोगे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, to many it seemed that all that they cherished and held sacred, from kings and socio-religious customs to patterns of landholding and revenue payment, was being destroyed and replaced by a system that was more impersonal, alien and oppressive। कि जो भी यहाँ पे कर रहे हैं रिफॉर्म्स, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं, हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार है। हमारे सारे कस्टम्स को, हमारे सारे रीति रिवाज को, हमारे सभी अक्षुणताओं को, हमारी जो भी हमारी अपनी नीड्स थी, सबको हमसे दूर किया जा रहा है। हमें हमारे बीच में एक नया कल्चर को लाके उनका अपना धर्म का प्रचार किया जा रहा, और हमारे धर्म को वो क्या कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ जो हमारा सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर था उसको अनरेवल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये लोगों के, इंडियन लोगों का परसेप्शन था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे उसकी आपने बात की। फिर ये सारी चीजें आपने देख ली है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स की बात करते हो, पैरामाउंट सब्सिडी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डिवाइड एंड रूल। फिर यहाँ पे बात करते हो रिफॉर्म्स के अंदर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, रिलीजियस, ये सारे, एबोलिशन ऑफ सती, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करोगे, एबोलिशन ऑफ सती, लॉर्ड बिडोरी मैरिज, ये सारे क्या होंगे, रीजन्स बनेंगे जिसके जरिए लोग फाइनली बहुत लंबी अरसे से जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की। द एंड ऑफ वर्ल्ड, आपने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स अवध के बारे में बोलने के 1891 में वो चाहते हैं कि ये एक तरीके से ये चेरी है और उन्हें लग रहा है किसी न किसी दिन उनके मुंह में गिरेगा ही। और फाइनली इस तरीके से 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया जाता है। तो पॉलिटिकल एनेक्सेशन की बात करते हैं और कैसे ये कोड देखिए बताया जा रहा कि द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लिफ्ट लाइफलेस।
अवध के जो महाराज थे वहाँ के, उनको भेज दिया गया एग्ज़ाइल कर में, कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है। इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। फिर बात करते हैं चेन ऑफ ग्रीवांसेस। तलुकदार आपने देखा था कि सारे लोग, मतलब अभी तो आपने देखा कि रिफॉर्म्स आए हैं, फिर वहाँ पे आपने बात की अवध की। फिर अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में कौन अफेक्ट होने ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से। तो आपने धर्म के आधार पे देखा। उसके अलावा अगर बात करते हो लाइक फ्यूडल सिस्टम की, तो वहाँ पे जो फ्यूडल सिस्टम प्रैक्टिस की जा रही थी, वहाँ पे तलुकदार, पीजेंट, सिपाही, जमींदार सभी लोग थे, सभी देखेंगे नाराज़ हैं ब्रिटिशर। तो वो सभी मौके की ताक में कि कभी मौका मिलेगा तो उनका तख्ता-पलट कर दिया जाएगा। ये भी आपने देखा है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे बात करते हैं द एंड ऑफ सोशल ऑर्डर। तलुकदार एंड ओनरशिप इन अवध। सब देखिए 67% जो विलेजेस थे प्री ब्रिटिशर्स तलुकदार के कंट्रोल में थे, जमींदार के कंट्रोल में थे, अब घट के हो गए मात्र 38% विलेज। सिस्टमैटिक डिस्पोजिशन, एक तरीके से उनका जो सारा हक था उनसे छीना जा रहा है, तो लोग ऑब्वियसली नाराज होंगे और वो आप देखेंगे। पीजेंट्स का भी दुर्दशा हो गया था, तलुकदार तो आपने देखा ही है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे? रिसेंटमेंट पैदा करेंगे लोगों के दिमाग में। अ विजन ऑफ यूनिटी फाइनली, अब जब पता चलता है कि हमारे साथ सभी लोग जब तक नहीं आएँगे, हिंदू मुस्लिम अपने भेदभाव छोड़ के जब तक एक साथ नहीं आएँगे, ब्रिटिशर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपने देखा, मोहम्मदन और महावीर मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ आएँगे, तभी एक साथ आके हम ब्रिटिशर्स को हरा पाएँगे। इन बरेली, ब्रिटिश अटेम्प्ट टू स्पेंड रुपीज़ 50,000 टू इंसाइट हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स एट अर्ली फील्ड। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, दोनों की यूनिटी को तोड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं, किसको? इंसाइट दे रहे हैं हिंदूज को अगेंस्ट मुस्लिम्स बरेली के अंदर, और ये फेल हो जाता है। 50,000 रुपए दे रहे थे उनको, बताइए। फिर हम बात करते हैं फ्रॉम द विलेज टू बैरक्स। आपने देखा था कि ब्रिटिशर्स चंद भर थे, उन वो यहाँ पे चंद भर लोग थे, पर इंडिया के लोगों को ही अपने बिहाफ में यूज करके इंडिया के लोगों के ऊपर वो शासन कर रहे थे। उनकी जो आर्मी थी वहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पीपल की बात करेंगे तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से आ रहे थे। कोलकाता की बात करते हो तो कोलकाता में जो वहाँ पे उनका आर्मी था, बंगाल आर्मी था, वहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस के सारे बच्चे थे, यूथ थे, यंग जवान थे। इसलिए बोला जाता है अवध को कि दिस वाज द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। और यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब अवध की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों का कंडीशन, ज्यादातर फार्मर्स ही थे, और उनका कंडीशन ऑलरेडी अपने परमानेंट सेटलमेंट या फिर रैयतवाड़ी सेटलमेंट को, महलवाड़ी सेटलमेंट को यूज करके उनको उनके कंडीशंस को डिटियोरेट कर दिया। तो आप अगर किसी फैमिली से आ रहे हो तो आपको पता है कि उनका, आप भले ही जॉब में हो लेकिन आपकी फैमिली का कंडीशन अभी भी बद से बदतर कंडीशन में ही है। वो जब इंप्रूव नहीं होगा तब आप भी खुश नहीं रहोगे। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स हर दिन नए-नए पॉलिसीज़ के थ्रू किसानों की हालत को और खराब करते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनके भले ही काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए, उनके दिमाग में उनके लिए रिस्पेक्ट होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल आर वेरी मच अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अवध, यहाँ पे बंगाल आर्मी हो गया। तो यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे लोग काम करने के लिए। यहाँ पे किसानों की बात करते हैं तो लैंड लॉस है, हाई टैक्सेस से कल्चरल अपहीवल है, और वही फिर यहाँ पे जाके जब ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। उनके साथ न्यू जो कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस किया गया, उन लग रहा है उनको उनके धर्म को के जो आस्था है उनको वायलेट करेगा, उनको लो पे दिया जा रहा है, रेशियल एब्यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो। 1920 में सभी लोग जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट पीपल थे इस आर्मी में, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, बट 1940 होते होते अब देखेंगे कि परिस्थितियां चेंज हो गई है। उनका सैलरी का डिस्क्रिप्शन उन्हें फेस करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सीनियर्स थे, इनको लाइक अब्यूज़ कर रहे हैं, इनके साथ मिसट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो, तो एक तरीके का क्या हो रहा है, उनके दिमाग में एंगर ही पैदा कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में यही एंगर फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, यूनाइटेड कर होके पाइल्ड अप होके उनके अगेंस्ट जाएगा। प्रोमिस फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो 1857 का रिबेल है, हर किसी के किसी न कुछ अ, नीड से जुड़ा हुआ, सबका अपना एक व्यू है, सबका अपना एक परसेप्शन है। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम जमींदारों की, तो लाइटर रेवेन्यू डिमांड्स एंड द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर की बात की जा रही है। यहाँ पे मर्चेंट्स की बात करते हो, तो दिस देयर शुड बी एन एंड टू द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन वैल्यूएबल गुड्स, ओपनिंग ट्रेड टू नेटिव मर्चेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे बात करते हो पब्लिक सर्वेंट्स का, एंड एंड टू एक्सक्लूजन फ्रॉम हाई पोस्ट विद सैलरीज ऑफ 2000 एंड 3000 रुपीज अ मंथ। यहाँ पे बात करते हो फॉर आर्टिसंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम ruinous competition ensuring employment in the service of the kings, द राजा एंड द रिच। इन सभी का अपना एक क्या था, इंटेंशन था, और इन सभी को फुलफिल करने के लिए वो किसके अगेंस्ट जा रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे। विस्पर्स, प्रोफेसीज एंड ओमेन, आपने देखा था इन सभी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे वो रात में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। जो ब्रेड था वो एक तरीके से सिंबल बन गया था डिफाइंस का। इन सभी चीजों का डिटेल डिस्कशन आपने देखा है। तो द फायर स्प्रेड, यहाँ पे बात करते हो 1857 की, नॉट 1756।
दिस इज 1850। ठीक है, 22 जून 1857 की हम बात करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। जून 23 यहाँ पे देख रहे हो, जून 22 का भी कहीं पे जिक्र आएगा, 23 जून, देखिए जून 23 1857 का जिक्र आ रहा। फिर बात करते हैं द फायर स्प्रेड, सिग्नल, इवनिंग गन, ये सारे वहां पे लाइक जो स्टार्ट होता है रेवल, जो रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है वो देखिए किस तरीके से स्क्रिप्टेड था। एक सिग्नल बजेगा, बिगुल बजेगा, सीजर हो जाएगा आर्सेनल एंड ट्रेजरी का, अटैक होगा सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर, और उससे वहां पे हम करेंगे हमारे फिरंगी को एक स्लोगन देंगे, सभी लोग मिलके वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। देखिए यहाँ से मेरठ से स्टार्ट होता है, और फिर मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी, झांसी से कानपुर, इधर से लखनऊ भी जा रहे हो, अलीगढ़ जा रहे हो, आजमगढ़ जा रहे हो, बनारस जा रहे हो, इलाहाबाद जा रहे हो, पटना जा रहे हो, ये जबलपुर जा रहे हो, ये सारे एरिया अलग अलग देखिए, स्पेशली नॉर्दर्न जो गंगेटिक वैली थी, मतलब स्पेशली गंगेटिक वैली में देखेंगे सब जगह, सेंट्रल इंडिया से लेके गंगेटिक वैली तक सब जगह ये फैल गया था। तो दिस वॉज द फायर विच गॉट स्प्रेडेड। अब फेसेस ऑफ रिविलियन की बात करते हो तो कौन किनका आप नाम लेंगे भाई? झांसी की रानी की बात करोगे आप, तात्या टोपे की बात करोगे, लाइक कानपुर के नाना साहब की बात करोगे, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह की बात करोगे, ये सारे लोगों को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। रिलीजियस लीडर्स की बात करोगे तो मौलवी अहमदुल्ला साहब की बात करोगे, जिन्हें डंका साहब बोला जाता है। ट्राइबल कल्टिवेटर की बात करते हो तो गोनू भगत की बात करोगे। ये सारे लोग अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देने के लिए के लिए लोलुप है, और देखेंगे ये अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। कोलिशन ऑफ लीडर्स की बात करते हो तो एक तरफ सिंबल हो जाते हैं हमारे बहादुर साहब जफर। डिस्पोजेस्ट लॉ कौन है हमारे पास? नाना साहब, जो हैं सक्सेसर हैं पेशवा के, और कानपुर में रह रहे हैं एग्जाइल में। यहाँ पे बात करते हो हमारी जो महारानी झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई, इनको अब इनका हक इनसे छीन लिया जाता है। तो ये सारी चीजें देख रहे हो। ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, पीजेंट लीडर्स, रिलीजियस मिलिटेंट, पीजेंट लीडर्स की बात करते हो, शाहमल जिनके पास 84 गांवों का सपोर्ट था। रिलीजियस मिलिटेंट की बात करते हो, मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हो, ट्रैवल चिप की बात करते हो, गोनू भगत की बात करते हो, वीर कुंवर सिंह की बात करते हो बिहार में, बिरजिस कादरी की बात करते हो लखनऊ में, ये सारे लोग अपना बेस्ट देने को रेडी हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हो द रेबेल मैनिफेस्टो, क्या मैनिफेस्टो था? अ विजन फॉर अ न्यू ऑर्डर। मेन यहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ दिस लाइक रेबेल। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन अगस्त 25 1857 की बात करते हो, गौर करेंगे। दे अपील टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू यूनाइट अगेंस्ट द टायरनी एंड ऑपरेशन ऑफ द फील्ड एंड ट्रेचरस इंग्लिश। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ज्वाइन कीजिए। ये था आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, अगस्त 25 1857 को लिया गया था। जमींदार की बात करते हो तो लैंड होल्डर यहाँ थे, उनका वो क्या बोले थे कि दिस शुड बी देयर शुड बी एन इन टू एक्सॉर्बिटेंट रेवेन्यू डिमांड्स एंड पब्लिक ऑक्शंस, दे वुड हैव एब्सोल्यूट रूल इन हिज ओन जमींदारी, अपनी जमींदारी में उनका खुद अपना हक होना चाहिए। ब्रिटिशर्स का जो ऑक्शन वाला बात है उसको हम नहीं मानेंगे, और जो नेसेसरी जो हमसे टैक्स मांग रहे हो वो भी हम नहीं पे करेंगे। ये आपने देख लिया। फॉर मर्चेंट, ये तो जमींदार की बात की, मर्चेंट का क्या वहां पे ध्येय था, उनका क्या एम था? देयर शुड बी एन इन टू द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन वैल्यूएबल गुड्स, ट्रेड बाय लैंड एंड वाटर विल बी ओपन टू ऑल नेटिव मर्चेंट्स। वाटर वाटर से और जो लैंड से जो ट्रेड हो रहा है वहां पे लोकल जो नेटिव मर्चेंट्स उनको भी स्पेस देना होगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स की मोनोपोली से काम नहीं चलेगी। फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, उनको चाहिए एक लिटिल रिस्पेक्ट, लो पे एंड नो मैनर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रोमिसेस ऑफ हायर सैलरीज एंड हाई पोस्ट। फॉर पंडित्स की बात करते हो, फकीर की बात करते हो, उनका क्या यहाँ पे गोल था? अ कॉल टू द गार्जियन ऑफ द हिंदू एंड मुहम्मदन रिलीजियस टू ज्वाइन द होली वार अगेंस्ट एनिमीज ऑफ बोथ द रिलीजन। दोनों जो रिलीजन है उनके जो एनिमी है वो कौन है? ब्रिटिशर्स है। तो दोनों एक साथ मिलेंगे, जुटेंगे, तभी इनको हम भगा पाएंगे, यहाँ पे फिरंगी को यहाँ से मार के भगा पाएंगे। आर्टिसंस की बात करते हो तो इनको प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, पैटर्न की बात कर रही है। रिवर्सल ऑफ द रूइन कॉज्ड बाय इंग्लिश इंपोर्ट्स, नेटिव आर्टिसंस वुड बी एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ द किंग्स, द राजाज एंड द रिच। तो फिर से जो जैसे आपने देखा था कि लखनऊ के राजा को अवध के राजा को तड़ीपार कर दिया गया था कोलकाता में, तो उनका राजा थे भाई, तो उनका अपना क्या था, एक कोर्ट था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही थी, चाहे वो गाने बजाने वाले लोग ही क्यों ना रहो। अब उनके जाने के बाद वो पूरा टाउन बेरंग हो गया, लाइक बेकार हो गया, जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड थे वो रोड पे आ गए। तो फिर से जब ये रिवोल्यूशन चल रहा है तो यहाँ पे इनकी डिमांड है कि इनके पावर को रिस्टोर किया जाएगा, इनको फिर से जॉब दिया जाएगा, जो राजा वगैरह है उनके दरबार में फिर से बैठेंगे, गाएंगे बजाएंगे, और उस तरीके से इनका पालन पोषण होगा, भरण पोषण होगा। ये सारी चीजें देख रहे हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ पे ध्येय था। तो ये है हमारे पास मैनिफेस्टो। अ वार ऑफ यूनाइटेड फेथ, यहाँ पे बात करते हैं वार ऑफ यूनाइटेड फेथ। पहले तो हम बात करते हैं शेयर्ड हेरिटेज, फिर हम बात करेंगे अ रिपीटेड अपील, फिर बात करेंगे सिंबॉलिक यूनिटी एंड रेजिस्टिंग डिवीजन। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास कंटेंट ज्यादा है, अभी कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट जाने की, गौर करेंगे। यहाँ पे शेयर्ड हेरिटेज की बात करते हो, जब हम हिंदूज और मुस्लिम साथ में आ रहे हैं तो हम बात करें यहाँ पे इश्तहार की, नोटिफिकेशन दे रहे हैं,
हार्क्ड बैक टू द प्री ब्रिटिश एरा। सोचिए कि प्री ब्रिटिश एरा में हिंदू मुस्लिम कैसे एक साथ रहा करते थे। ग्लोरीफाइंग द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर। हम लोग साथ साथ में रहा करते थे। ये मुगल एम्पायर की बात करें, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता हुआ, उसको फिर से वो रिकॉल करें, लोगों के बीच में बातें लेके जा रहे हैं। Repeated appeal. Rebel proclamation repeatedly appealed to all sections of the population, irrespective of caste and creed. The war was one in which both Hindus and Muslims had equally to lose or gain. दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है जीतने का या फिर हारने का। साथ आएंगे तो हो सकता है चांस ये है कि हम ब्रिटिशर्स को हरा दें या से उनको खदेड़ दें। वो मुट्ठी भर लोग तो उनके पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं, अगर हम सभी लोग यूनाइटेड हो जाएं तो ऐसा माना था। एक रिपीटेड अपील वो फिर से कर रहे हैं। सिंबॉलिक यूनिटी की बात करते हैं तो वहां पे हमने देखा था वो हमारे बहादुर शाह को सिंबल के तौर पे, महाराजा के तौर पे, मुगल एम्पायर के तौर पे मान के चल रहे हैं। जहाँ पे बहादुर शाह एक्सप्रेसली कॉल्ड फॉर पीपल टू फाइट अंडर द स्टैंडर्ड ऑफ बोथ मोहम्मदन एंड महावीर। मतलब हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हुए मोहम्मदन और महावीर दोनों एक साथ आएंगे और लड़ेंगे किसके अगेंस्ट? इस ब्रूटल रिजाइम के अगेंस्ट। रजिस्टिंग डिवीजन की बात करते हैं तो ब्रिटिश एक्टिवली ट्राई टू क्रिएट रिलीजियस डिवीजन। उन्होंने देखा, ब्रिटिशर समझ गए कि अब अगर यूनाइट हो जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने देखा था आपने कि हिंदूज को बरेली के अंदर 50,000 दे रहे हैं क्या, इनिक्टमेंट, मतलब वो क्या दे रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं। रिलीजियस डिवीजन, दे अटेम्प्ट फेल्ड, इंसाइट हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो 5,000 रुपया देके उनको क्या कर रहे थे, अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ब्रिटिशर्स की यहाँ पे भी दाल नहीं गली तो अल्टीमेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिप्रेशन के अलावा, तो क्या करेंगे, ब्रूटल रिप्रेशन को इख्तियार करेंगे और फिर हमारे इन सभी रिवॉल्ट को शांत कराने की कोशिश करेंगे। तो रिप्रेशन, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, रूल बाय लॉ एंड फोर्स, बाय हुक और क्रुक दे हैव टू मैनेज सच काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। न्यू लॉज, मई जून 1857 में एक नया लाया जाता है। अ सीरीज ऑफ एक्ट्स प्लेस्ड ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर मार्शल लॉ। पूरा नॉर्थ इंडिया मार्शल लॉ में आ गया और आपने देखा कि ये जो रिवोल्यूशन स्पार्क्ड हुआ है वो हमारे नॉर्थ इंडिया के ही जोन से स्टार्ट हुआ है और सब जगह फैला है। फिर सस्पेंशन ऑफ ट्रायल, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डनरी ब्राइटन्स वेर गिवन पावर टू ट्राई एंड पनिश सस्पेक्टेड रिबल्स। जज तो है ही, पर जजेज के अलावा जो व्हाइट पीपल हैं, जो कि ब्राइटन से, ऑर्डनरी ब्राइटन से, उनको भी ये राइट दी गई कि आप भी क्या करो, जजमेंट दो। उनको पावर दे दिया कि ट्राई एंड पनिश सस्पेक्टेड रिबल्स, जो जिनको लगता है आपको, जिनको आप सस्पेक्ट, जिनको जिसके ऊपर आपको सस्पेक्ट लग रहा है कि ये भाई क्राइम कर सकता है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है, रेबल है, तो इनको क्या करो, आप ट्रायल पे लो और इनको दोषी करार दो। The only punishment was rebellion would have only one punishment, that is death. सबको वो क्या करेंगे, मार देंगे। A war against the people. So this is an Awadh. In Awadh की बात करते हो, an official estimated that 3/4 of the adult male population was in rebellion. Forces had to reconquer the area village by village. अब यहाँ पे 3/4 जो अवध का पॉपुलेशन वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हैं, तो ऐसे केसेस में विलेज बाय विलेज अब ब्रिटिशर्स को उन सभी लोगों को कैप्चर करना है, मारना पीटना और शांत कराना। सो दिस इज द वार अगेंस्ट द पीपल। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, लीगल मेजर लिया गया। आपने देखा कि वहां पे एक न्यू लॉ लाया जाता है जहां पे ब्राइटन्स के लिए, ब्राइटन्स जो ऑर्डनरी ब्राइटन्स है, नॉर्मल लोग भी हैं ब्रिटिश के और ब्रिटिश ऑरिजिन के हैं, उनको क्या किया गया है, पावर दे दिया गया कि जिसको भी आप देख रहे हैं संशय की नजर से कि वो आपके अगेंस्ट रिबेल है, रिबेल कर सकता है, उसको आप क्या कीजिए, ट्रायल पे लीजिए और उनको पनिशमेंट दीजिए डेथ का। ये सारे पॉइंट्स देख रहे हो। मिलिट्री रिकनक्वेस्ट की बात करते हो, गांव से होके आप देखेंगे लोगों को क्या किया गया, गांव जाके मिलिट्री आर्मी जाके वहां पे लोगों को शांत करेंगे, मारेंगे पीटेंगे और वहां पे उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वार ऑन पीपल, तो अल्टीमेटली देखा 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिबेलियन। टेरिटरी हैड टू बी रिकन्क्वेयर्ड विलेज बाय विलेज, विलेज बाय विलेज फिर से जाके सभी लोगों को क्या करेंगे, रिकन्क्वेयर करेंगे। ये था वहां पे मेन पॉइंट। कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, जालंधर, लाहौर है। इस तरीके से देखिए ब्रिटिशर्स शांत कराते जा रहे हैं। कलकत्ता उनका मेन सेंटर था, यहाँ से बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, बीच में पटना था, दिल्ली, जालंधर, इस तरीके से पूरे जहां पे भी नॉर्थ इंडिया के अंदर जो दिख रहा था कि वहां पे अपसर्ज होने वाला उनके अगेंस्ट, सब जगह वो ब्रूटल रिप्रेशन के जरिए शांति फैलाने की कोशिश कर, शांति के मतलब सबको चुप करा रहे हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, सो दिस इज द रेन ऑफ टेरर। एक तरीके से द अर्ज ऑफ वेंजेंस वाज एक्सप्रेस्ड इन ब्रूटल मेथड्स ऑफ एक्सिक्यूशन डिलिबरेटली मेड इनटू पब्लिक स्पेक्टिकल्स। theatrical punishment was not meted out discreetly, it had to be theatrically performed in the open to install maximum fear। लोगों के बीच में, लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए उनको ओपनली क्या किया जा रहा था, देखिए सारे गांव के सामने टांगा जा रहा था, ओपन पर एक्सिक्यूशन किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें देख रहे हो। इमेजेस ऑफ दीज एक्सिक्यूशंस वेर वाइडली सर्कुलेटेड इन ब्रिटिश जर्नल सर्विंग एज अ कोल्ड वार्निंग एंड satisfying द पब्लिक्स डिजायर फॉर रिट्रीब्यूशन। मतलब लोगों को डराने के लिए क्या कर रहे हैं, पेपर वगैरह में भी इस चीज को छपवा रहे हैं। ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, सो रिप्रेशन वाज अ पब्लिक स्पेक्टिकल। देखिए आप, देखिए एक्सिक्यूशन लाइक ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स, गन से उड़ा दिया, गन के मुंह पे बांध के उनको उड़ा दिया गया।
ठीक है ना। एंड मास हैंगिंग वेयर द थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, देखिए कैसे यहाँ पे मास हैंगिंग, लोग बहुत सारे लोगों को एक साथ टांग दिया गया है। एब्सोल्यूट पावर डिजाइन टू इंस्टिल फियर एंड क्रश द विल ऑफ रेस्ट, तो इस तरीके से वो चाह रहे थे लोगों के जो विल हैं, जो उनको ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा होने को मजबूर कर रहा, उसको उस पे प्रहार करके उनको क्या करें, टॉर्चर, उनको शांत करें। तो अब यहाँ पे बात करते हैं द वार ऑफ मेमोरी, मेमोरी वन, द ब्रिटिश नैरेटिव, ब्रिटिशर्स की क्या नैरेटिव थी, सेलिब्रेटिंग द सेवियर, रिलीफ ऑफ लखनऊ बाय टी जोन्स बारकर, सेलिब्रेट्स द रेस्क्यू ऑफ द बिसीज्ड ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को जो सीज किया गया है वहां पे अवध की बात करते हैं, जहां पे फिर से जब ब्रिटिशर्स आजाद होते हैं तो खुशी मना रहे हैं। द कमांडर्स प्रेम आर हेरोइक सेंट्रल फिगर्स रिज्योरिंग पब्लिक दैट द क्राइसिस वाज ओवर एंड दे आर नाउ विक्टोरियस, कैसे अपने आप को पेपर के जरिए दिखा रहे हैं कि अब वो खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की है। इन मेमोरियम बाय जोसेफ नोएल पैटर्न depicts English women and children as helpless victims. It implies uh, British unseen rebel violence, brutal unseen rebel violence provoking anger and justifying retribution, मतलब महिलाओं को डिपिक्ट कर रहे हैं कि देखिए वो एकदम असहाय स्थिति में थी, उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं था, इनोसेंट विक्टिम बता रहे हैं इनको। राइटियस वेंजेंस, और ये जो आपने वेंजेंस लिया है, आपने इन सभी लोगों को मारा, वो सही था। तो ये आपने देखा वार ऑफ इमेज सेलिब्रेटिंग द सेवियर, कि आप बचाने, आपने अपने लोगों को बचाया इसलिए आप सही हो। केस स्टडी की बात करते हैं, रिलीफ ऑफ लखनऊ 1859 में लाया जाता है। एनालिसिस कह रहा था कि ब्रिटिश कमांडर कैम्पबेल और ट्रम हैवलॉक आर सेंट्रल एंड इल्यूमिनेटेड, द डेड एंड इंजर्ड इन द फोरग्राउंड शो द कॉस्ट ऑफ विक्ट्री व्हाइल द ट्रिम्फेंट फिगर सिग्नल दैट ब्रिटिश पावर इज रीएस्टैब्लिश्ड। दीज पेंटिंग्स डिक्लेयर्ड दैट द टाइम ऑफ ट्रबल वाज पास्ट, जो ट्रबल वाला समय था वो अब पास्ट हो गया, हमने वहां पे जीत हासिल कर ली है। और ये देखिए खुशी खुशी कितनी सारे वहां पे लाशें गिरी लोगों के जाने गई हैं, ये सेवियर के तौर पे अपने आप को यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा के देखते हो द वार ऑफ मेमोरी, सेकंड द नेशनल लेगेसी, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हो, फ्रॉम म्यूटनी टू फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द रिवोल्ट वाज रीफ्रेम्ड एज अ हीरोइक स्ट्रगल, हमारे हिसाब से ये क्या था, एक पहला हीरोइक स्ट्रगल था, वेयर ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया यूनाइटेड अगेंस्ट इंपीरियल रूल, बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द 20th सेंचुरी नेशनल मूवमेंट। 20वीं शताब्दी में जो हमारे लिए नेशनल मूवमेंट के लिए जो स्ट्रगल स्टार्ट होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन होगा। वीर सावरकर की स्पेशली ये बात यहाँ पे की जा रही है, उनकी बातों में इन सभी चीजों का झलक मिलता है। क्रिएटिंग नेशनल हीरोज, art and literature presented rebel leaders as icons. Rani Lakshmibai was transformed into a symbol of resistance, a masculine warrior of fighting for freedom. खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, like a man she fought, she was the Rani of Jhansi. Conclusion की बात करते हैं, the struggle over the memory of 1857 shaped the sensibilities of both colonizer and colonized. दोनों मैंने बोला ना कि this is the matter of perspective, दो स्टार्टिंग हमने आपको बताया था। So while British images sanctioned repression, the nationalist imagery of the revolt held forth an identity and imagination that would ultimately support India's independence. और बाद में आने वाले दिनों में यही हमारे पास एक इमेजिनेशन होगा जिसके जरिए हम इंस्पायर होंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने इस स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे। उसी को देख रहे हो, दिस इज द वार ऑफ इमेजेस, वेंजेंस फॉर द विक्टिम्स। देखिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स दिखा रहे अपना प्रोपेगेंडा, फर्स्ट प्रेजेंटेड द हेल्पलेस इंग्लिश वुमेन एज अ विक्टिम टू प्रोवोक रेज, ऐसा पिक्चर दिखा के वो ब्रिटिशर्स को क्या कर रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे और एजिटेटेड होके वो इनके, हम इंडियन के खिलाफ क्या होंगे, अपना वॉइस को रेज करेंगे। देन ऑफर्ड द प्रोमिस ऑफ ब्रूटल रिवेंज टू जस्टिफाई रिप्रेशन, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, ये सारे पिक्चर क्या दिखा रहे हैं, द इको इन अ न्यू नेशन। और फाइनली यहाँ पे देखोगे ये चैप्टर अब इंड होने को है। तो द 20th सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या यहाँ से हमें सीख मिल गया, द 20th सेंचुरी नेशनल मूवमेंट रिफ्रेम द रिवॉल्ट एज अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, लीडर्स वंस demonized by the British were reimagined as foundation heroes fighting for freedom, पहली बार ऐसा हुआ ये, ठीक है ना। द रानी ऑफ झांसी became a supreme icon of resistance, a masculine warrior of fighting for the motherhood, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, ये आपने पढ़ाई अभी अभी देखा ही है। कहानियों के थ्रू इन सभी चीजों को लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। हिस्ट्री इज अ स्टोरी वी टेल, the images of 1857 are not neutral records, they are arguments. British portrayals sanctioned repression by dehumanizing the rebels. Nationalist portrayals, देखिए ब्रिटिशर्स के पोर्ट्रेल की बात करते हो तो वो क्या था, dehumanizing the rebels. रेबल्स को क्या दिख रहे हैं, जो हमारे इंडियन रिबेलियन थे उनको डिह्यूमनाइज किया जा रहा है। हमारे अगर नेशनलिस्ट पोर्ट्रेल की बात करते हो, दे फोर्ज एन आइडेंटिटी बाय सेलिब्रेटिंग देम एज हीरोज, उनको रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, उन सभी को हमारे सामने हमारे लीडर्स कुछ इस तरीके से रखे थे जिसके जरिए हमारे लिए वो हीरो बन के आए। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्टोरी इज टोल्ड इज इंपॉर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड, इज समझिए मतलब कैसे स्टोरी को आपके सामने रखा जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव ओनली, यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है कंक्लूड। अब बच गया रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे आपके सामने क्वेश्चन करवाने का।
आने वाले दिनों में छोटा-सा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आने वाले अपने जो सेशन होंगे जहाँ पे आप बात करोगे बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम की सपोर्ट की, उसके दौरान हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएँगे, क्विज़, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर के ज़रिए इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है? चलिए तो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।